Rahim, dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is transformer. In previous lecture, if you remember, we discussed mutual induction. Now today is the practical application of this mutual induction. So that's why we discussed transformer. First of all, we define transformer. Means what is meant by a transformer? A device which is used to transform electric power from one voltage and current level to another is called transformer. मतलब वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज और करंट लेवल से दूसरे वोल्टेज और करंट लेवल पे लेके जाता है, तो इस डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को या अप करेगा या डाउन करेगा, तो साथ में ये उसके करंट को भी अप और डाउन करता जाएगा। तो ये तो था इस ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल, हेडिंग है, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो याद रखे ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी होता है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरह होता है, जब हम किसी कॉइल को करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है कि नहीं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी अगर वही मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे और वो आके दूसरे कॉइल से पास होगी तो इधर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो इट इज ए म्यूचुअल इंडक्शन। सो दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन टू लॉज या टू A transformer is based on two principles. Number first, electromagnetism, and number second, electromagnetic induction. ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। बेसिकली ये तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तीन पार्ट में दो कॉइल है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, और तीसरा ये हमारे साथ कोर होता है, जिस कोर के ऊपर हम इसको वूंड करते हैं या वाइंडिंग इसकी करते हैं कॉइल की। इन विच वी हैव टू कॉइल ऑफ वायर, ये दोनों कॉइल वायर से बने होते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इन दो कॉइल को, इसमें एक को हम प्राइमरी कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? प्राइमरी को हम इनपुट में पावर देंगे और सेकेंडरी से आउटपुट में हम पावर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और सिंपल पहचान इसकी बता दूं, अगर आप ट्रांसफार्मर खोल के देख ले तो प्राइमरी की जो वाइंडिंग होती है, इसका जो वायर होता है वो बारीक होता है, मींस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, वो पतला होता है। जबकि सेकेंडरी का जो कॉइल का जो वायर होता है वो थोड़ा मोटा होता है। क्यों मोटा रखते हैं? वो इसलिए मोटा होता है क्योंकि जब हम वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, जिससे पावर लॉस कम हो जाता है। यही वजह है कि ये ज्यादा से ज्यादा पावर को आउटपुट में निकालते हैं और इसमें लॉस कम आएगा। सेकेंडरी कॉइल में आपके साथ पावर लॉस फिर कम आएगा। तो ये इसकी एक पहचान है। प्राइमरी बारीक वायर से उसका कॉइल वूंड हुआ होता है और सेकेंडरी थोड़े मोटे वायर से वूंड हुआ होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल एंड ए लैमिनेटेड आयरन कोर, ये आपको दिखाई दे रहा है आयरन कोर, मतलब लैमिनेटेड मींस के ये कोर शीट्स के फॉर्म में होता है। इस तरह आयरन के शीट्स होते हैं और उसके दरमियान हमने लेमिनेशन की होती है। लेमिनेशन क्यों करते हैं? लेमिनेशन की वजह से ईडी करंट रिड्यूस हो जाता है, और जब हमारे साथ ईडी करंट रिड्यूस होता है तो इसका ये फायदा होता है कि हमारे साथ फिर हीट लॉस नहीं आती है। ठीक है, द टू कॉइल एज शोन इन फिगर। अब in a transformer the primary coil is connected with input supply। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी को हम इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और ये इनपुट सप्लाई जो होगी ये एसी होगी। ये एक बात याद रखें कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डीसी अप्लाई करेंगे तो फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वो फिक्स होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगी तो सेकेंडरी कॉइल से तो फिक्स लाइन जाएंगे, पर फ्लक्स में चेंज आ सकता है? नहीं। और अकॉर्डिंग टू फैराडे फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है? नहीं। हमारे साथ कोई ईएमएफ भी इधर फिर इंड्यूस नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। प्रॉपर्ली अगर ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो वो किस चीज पे करता है? एसी वोल्टेज पे। तो इसलिए देखिए, इन ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद
द इनपुट सप्लाई सच एज AC वोल्टेज टू बी प्रॉपरली वर्क। क्यों AC वोल्टेज के साथ? कि ये प्रॉपरली वर्क करे। एंड द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विद ए लोड, और फिर सेकेंडरी कॉइल को हम किसी लोड वगैरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट होता है, या घर के पूरे लोड वो सेकेंडरी से निकलता है, और इनपुट जो बाहर से वापडा लाइन आया है, इनपुट हम इधर लगाते हैं। तो इसमें अगर आप डायग्राम में देखें, ये इधर क्लियर कट साफ जाहिर है। इसके साथ हमने एक AC वोल्टेज लगाया है, और इधर सेकेंडरी वोल्टेज आता है जिसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई लोड वगैरह इधर कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो टर्न्स होते हैं उसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। NS मींस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल एंड NP मींस नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। अब ये तो था कंस्ट्रक्शन, आगे चलते हैं इसके बाद वर्किंग थ्योरी की तरफ। अच्छा, तो अब है वर्किंग थ्योरी, ये किस तरह काम करता है। वर्किंग थ्योरी में when an alternating voltage VP is connected across primary coil, जब हम प्राइमरी कॉइल के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देते, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से इस कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट मूव करना स्टार्ट कर देगी। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएट करती है कि नहीं, कम ज्यादा होती है कि नहीं, इसी वजह से प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी कम ज्यादा होगा कि नहीं, वो भी इंक्रीज डिक्रीज करता जाएगा। तो देखिए, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज VP is connected across primary coil, then an alternating current is passing through the coil, तो इस coil से प्राइमरी coil पास हो जाएगा, which create a variable magnetic field। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स which moves along the iron core, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स इस आयरन कोर के जरिए एक कॉइल से दूसरे कॉइल की तरफ चली जाएगी। एंड पासिस थ्रू बोथ द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल। ठीक है, मतलब इधर पास होने के बाद ये इस आयरन कोर के जरिए चली जाएगी, वापस प्राइमरी कॉइल से इन हो जाएगी आयरन कोर के जरिए। तो सेम ही फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास हो गई और फिर प्राइमरी से भी पास हो गई। सेकेंडरी कॉइल, इट विल इंड्यूस एन EMF और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो इससे सबसे पहले चूंकि ये किधर जाएगी, सेकेंडरी से पास होगी, तो सेकेंडरी के अंदर पहले ये इंड्यूस EMF पैदा कर देगी, क्योंकि फ्लक्स जब चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे, EMF पैदा हो जाता है। देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इसको मैं EMF या वोल्टेज भी कह सकता हूं, ES या VS। VS मींस वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू NS del pi over del T। देखिए, del pi और del T के साथ P और S नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। चूंकि मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि यही फ्लक्स पर इधर रुकेंगी नहीं, सेकेंडरी से निकलने के बाद ये कोर के थ्रू चली जाएगी, प्राइमरी से पास होगी। ठीक है, तो देखिए, since the same magnetic flux is passes through the primary coil, then according to Faraday law again VP is equal to NP del phi over del P। तो एक इक्वेशन ये आ गया, ये सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज या EMF के लिए आ गया, और ये प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज या EMF के लिए आ गया। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS del pi over del T डिवाइडेड बाय NP del pi over del T। del phi over del T और del phi over del T ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसमें अगर आप देखें, ये आपको टर्न रेशो बताता है ट्रांसफार्मर का, और इधर से साफ जाहिर है कि आपका वोल्टेज किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो ये हमें टर्न रेशो बताता है, और ये फिर किधर यूज होता है, जब हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते, तो फिर हम इस इक्वेशन से हेल्प लेते हैं कि आया आउटपुट में सेकेंडरी वोल्टेज अप हो जाए या डाउन हो जाए। दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर स्टेपिंग अप और डाउन
द वोल्टेज। उसके लिए ये बेसिक इक्वेशन है। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि करंट पे ये किस तरह डिपेंड करता है। उसके लिए हम इस तरह से करते हैं, वैसे तो हमारे साथ आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम आइडियल कंसिडर करते हैं और उसी बेस पे चलते हैं। प्रैक्टिकली हमारे साथ आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस मस्ट होगा। तो देखिए, ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%। हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, वो 100% रहती है, जिसका मतलब है कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। मतलब ट्रांसफार्मर को आपने इनपुट में जितना पावर दे दिया उतना ही पावर आउटपुट में जाएगा, हमारे साथ पावर लॉस नहीं करेगा। तो ये हमारे साथ, अब इसको फर्दर लेके जाते हैं। अच्छा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो चूंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू आईपी होता है, तो इनपुट पावर के लिए करंट प्राइमरी करंट होगा और वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज। तो इनपुट पावर की जगह मैं लिख लूंगा आईपी वीपी इज इक्वल टू, आउटपुट पावर की जगह लिख लेंगे आई एस वी एस। मतलब आउटपुट तो हम सेकेंडरी से लेते हैं, तो सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का वोल्टेज। अगेन इधर से हम वीएस और वीपी का रेशो निकाल लेंगे। तो वो किस तरह निकालेंगे, वो इस तरह से कर लेंगे कि ये वीपी इधर आ जाएगी और ये आईएस इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जब इधर आ जाएगा तो वीएस डिवाइडेड बाय वीपी इज इक्वल टू आईपी डिवाइडेड बाय आईएस। ये आ जाएगा इक्वेशन 4। और इस इक्वेशन से साफ जाहिर है कि अगर आप आउटपुट में ये देखिए, अगर सेकेंडरी वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो सेकेंडरी करंट तो नीचे है, इनवर्सली है वोल्टेज और करंट के नहीं, तो सेकेंडरी करंट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यही वजह है कि डैम पे जब बिजली बन जाती है तो उधर डैम से इसको अप कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए। तो जब इसको अप कर दिया जाता है तो इसका वोल्टेज हाई हो जाता है जबकि करंट कम हो जाता है। तो फिर जब ये रास्ते में आता है तो लाइन ट्रांसमिशन जब इसकी होती है तो इससे पावर लॉस कम हो जाती है, क्योंकि पावर लॉस करंट पे डिपेंड करती है। और जब आपने करंट कम कर दिया, इसका वोल्टेज सिर्फ बढ़ाया है, तो इससे हीट लॉस या जोल्स हीट लॉस जो है वो कम होगी, आपके साथ वो जाया नहीं होगा। तो एक इक्वेशन 4 आ गया और एक हमने उधर इक्वेशन 3। उधर अगर आपको याद था इक्वेशन 3 में ये वीएस डिवाइडेड बाय वीपी ये बराबर था एनएस बाय एनपी, और अभी वीएस बाय वीपी। दोनों इक्वेशनों में अगर आप देखें हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड वीएस बाय वीपी के बराबर है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे, जिस तरह आप लोगों ने मैथ्स में किया है ना कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए इसको फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन राइट वीएस डिवाइडेड बाय वीपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी, और ये वीएस और वीपी तो इसके भी बराबर है आईपी डिवाइडेड बाय आईएस। तो ये फाइनल एक इक्वेशन बन गया। इसमें से आप कोई से दो इक्वेशन इक्वलिटी में ले सकते हो या कोई से 4 टर्म्स आप ले सकते हो जिसमें 3 आपको नोन होंगे, 4th वन आपने फाइंड करना हो। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर इक्वेशन। ये हमारे साथ ट्रांसफार्मर इक्वेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जरा करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली जो टाइप्स है वो दो है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं स्टेप अप और एक को कहते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप उसे कहेंगे जिसमें सेकेंडरी टर्न ज्यादा हो और प्राइमरी टर्न कम हो। तो देखिए जब सेकेंडरी टर्न ज्यादा हो गए तो सेकेंडरी में फिर जो वोल्टेज आएगा सेकेंडरी कॉइल में वो भी ज्यादा होगा, ठीक है हमारे साथ, और करंट कम आएगा क्योंकि वोल्टेज और करंट इस इक्वेशन के हिसाब से वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा आएगा तो करंट कम आएगा। लाइक देखे इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, अगर नंबर आफ्टर इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ जाए नंबर आफ्टर इन प्राइमरी कॉइल, देन वी एस इज ग्रेटर देन वीपी, तो फिर हमारे साथ आउटपुट वाला वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा आएगा। एंड आई एस इज लेसर देन आई पी, जबकि उसका करंट
आईपी में करंट ज्यादा होगा और सेकेंडरी में फिर करंट कम हो जाएगा। सो द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर को फिर हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में ये मैंने प्राइमरी कॉइल बनाया है और ये हमारे साथ सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी में आप देखें तो ज्यादा टर्न है और प्राइमरी में कम है। तो अगर सेकेंडरी में ज्यादा टर्न हो जाए और प्राइमरी में कम, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर यूज होते हैं, ठीक है, जो हम मेन के साथ लगाते हैं या रेफ्रिजरेटर के साथ, उसका काम क्या होता है? लेट्स सपोज वाडा की तरफ से 180 वोल्टेज आ रहा है या 150, वो उसको 220 पे लेके जाता है कि नहीं, जिससे इजिली आउटपुट में जो लोड इसके साथ हमने, चाहे वो एयर कंडीशन लगाया है, रेफ्रिजरेटर लगाए, वो इजिली ऑपरेट करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की एग्जांपल है। सेकंड नंबर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में उसका उलट काम कर देंगे। मतलब स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ज्यादा थे और प्राइमरी कम थे, इसमें प्राइमरी ज्यादा कर देंगे और सेकेंडरी कम कर देंगे। तो देखिए, इफ एनएस इज लेस देन एनपी, अगर एनएस क्या हो? एनपी से कम हो, देन वीएस इज आल्सो लेस देन वीपी। तो फिर आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से वो भी कम आएगा। एंड आईएस इज ग्रेटर देन आईपी, जबकि जो सेकेंडरी करंट है वो आईपी से अब ज्यादा आएगा क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज कम हो चुका है। सो द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डायग्राम में क्लियर कट दिखाया गया है, इधर ज्यादा टर्न्स है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये आउटपुट में कम वोल्टेज निकालेगा। नो, अब लास्ट में, आखिर में, जो वजूहात है जिनकी वजह से हमारे साथ पावर लॉस आता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे साथ पावर लॉस हो सकता है ट्रांसफार्मर में, या ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। द फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। मतलब जब आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हो तो इसमें ख्याल करोगे कि आप कौन सा वायर यूज कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये है मटेरियल पे भी, आया आप कॉपर यूज कर रहे हो या सिल्वर, उसकी रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट लॉस ज्यादा आएगा, पावर लॉस ज्यादा आएगा। एक ये इस बात का ख्याल रखते हैं। इसको एक और तरीके से भी फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फैक्टर को, कि हम इसमें थोड़ा थिकर वायर यूज करें। जब हम थिकर वायर यूज करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पावर लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हीट लॉस भी कम आएगा। सेकंड है फ्लक्स लीकेज। असल में बिटवीन द कॉइल, दोनों कॉइल के दरमियान हमारे साथ सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है। तो अगर इसकी डिजाइनिंग सही नहीं हो जाए, मतलब पूर डिजाइनिंग हो जाए, इसमें कोई प्लेट्स या शीट्स, मेटल शीट के दरमियान कोई एयर गैप रह जाए, या जो इसके दरमियान जो शीट लगाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो फिर सारे के सारे प्राइमरी के सारे फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं होते, कुछ लाइंस बाहर चले जाते हैं। तो फिर सारे फ्लक्स ने आउटपुट में हिस्सा तो नहीं लिया, इससे भी हमारे साथ पावर लॉस आ सकती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए अब जो ट्रांसफार्मर ये लोग बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर वूंड करते हैं, मतलब गैप इतना नहीं छोड़ते कि फ्लक्स लीक कर जाए। थर्ड नंबर है ईडी करंट प्रोड्यूस इन द आयरन कोर। चूंकि ये आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है तो इसमें एक इंड्यूस करंट आती है इस आयरन कोर में भी, उसको हम ईडी करंट कहते हैं, ठीक है। वो ईडी करंट अप्लाइड करंट को हमेशा अपोज करती है, मतलब वो भी एक किस्म से फ्रैक्शन या रेजिस्टेंस देती है जिससे हीट लॉस आता है। तो इस ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए यही वजह है कि हम आयरन कोर को शीट में कर बनाते हैं और शीट के दरमियान एक स्पेशल किस्म के जो है वो लैमिनेटेड शीट लगाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि ईडी करंट रिड्यूस हो जाती है। या आप ये कह सकते हो कि एक शीट की ईडी करंट दूसरे के साथ मिल नहीं सकती, तो नेट ईडी करंट पूरे कोर की रिड्यूस हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके साथ पावर लॉस भी कम हो जाएगा। और लास्ट में आ रहा है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस असल में यह है कि जब ये सॉफ्ट आयरन कोर पड़ा होता है कॉइल के दरमियान, तो चूंकि इधर एसी करंट अप्लाई हुआ है, तो एसी करंट तो अपने पोलरिटी चेंज करता रहता है, तो
तो इसमें यह है कि ये पहले एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो इसकी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाती है, उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से जो लॉस आती है, ठीक है, या उसको वापस ओरिजिनल डायरेक्शन में लाने के लिए जो हम कोरेसिव फोर्स लगाते हैं, इसमें कोरेसिव फोर्स लगता है, वो हम वायर से सप्लाई करते हैं, तो उसको फिर वो एक्सटर्नल वो रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से इसमें हीट लॉस आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए, जब भी ट्रांसफार्मर हम बनाए तो उसका कोर ऐसे मटेरियल से उठाए, ऐसे मटेरियल से बनाए जिसके हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। तो ये था आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट को समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। थैंक यू।